नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज कॉमनवेल्थ गेम्स में संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं वरुण आपका स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों को बधाई, सभी भारतवासियों को बधाई। हम कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। खेल को किस प्रकार हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने, सभी मुद्दों पर आज विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास के संदर्भ में भी कुछ नई नई बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये देख सकते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले अभी न्यूज में क्यों है, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। भारत की विडंबना क्या है इसको भी देखेंगे। क्या समस्या है भारत के सामने, भारत में खेल प्रशासन किस प्रकार से काम करता है ये भी देख लेंगे। आगे की राह, वे फॉरवर्ड क्या है ये देखेंगे और अभ्यास के लिए एक प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का ये ट्वीट देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये ट्वीट संकट सागर के लिए आया था, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में। बधाई हो संकट जी को भी। और ये पहला सिल्वर मेडल था भारत का, मतलब इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके बाद देखिए लगातार हमने इतिहास पर इतिहास रच डाला। मीराबाई चानू ने भी वेट लिफ्टिंग में जीतकर रच दिया इतिहास और इन्हें गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडल। इसके बाद देखिए ये भी काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं। इनका तो मैं देखा रिकॉर्डेड सेशन, काफी बढ़िया लगा। एक इमोशनल और एक खुशनुमा दोनों पल था, तो एक साथ था। बहुत बार आपसे यूपीएससी उदाहरण पूछता है कि भाई आप एक पल का बताइए अपने जीवन में जिस समय आप खुश भी हुए और भावुक भी हुए। तो ये जो पल है, जब आप इनको देखेंगे परफॉर्म करते हुए तो आप खुश भी बहुत होंगे क्योंकि हम गोल्ड मेडल जीते, और भावुक भी बहुत होंगे क्योंकि किस प्रकार हम लोग मेहनत करके जो है वो देश का नाम ऊंचा करते हैं। भारत ने जब विश्व कप जीता क्रिकेट में तब भी उस प्रकार का पल था। आप जब राष्ट्रगान सुनते हैं तब भी आप इमोशनल भी होते हैं क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बलिदान भी दिया, और साथ ही साथ आप खुश भी होते हैं क्योंकि हमारा देश अब आजाद है, संप्रभु है। तो ये कुछ पल है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये इंटरव्यू में इस तरीके से पूछता है। यहां देखिए वेट लिफ्टिंग में भारत को दूसरा गोल्ड मिल गया। जेरेमी लाल रिनुंगा ने ये गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद देखिए अचिंता सेउली ने भी भारत को दिलाया स्वर्ण पदक, और ये बहुत बढ़िया परफॉर्मर हैं। वेट लिफ्टिंग में ये गोल्ड मेडल उनको मिला है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देखेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स का 21वां संस्करण बर्मिंघम में आयोजित हो रहा है। बर्मिंघम यूके में है, इंग्लैंड में है, और ये 28 जुलाई से आयोजित किया गया है। सबसे पहला मेडल जो है वो संकट सागर को ही मिला था, वो सिल्वर मेडल था। अगर राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स भी इसको कहते हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है, मतलब इसमें डिफरेंट कंट्रीज के एथलीट शामिल होते हैं। ढेर सारे कंट्रीज के जो भी राष्ट्रमंडल देश के सदस्य देश हैं, राष्ट्रमंडल देश में जो शामिल हैं उसके एथलीट इसमें शामिल होते हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। यह भी ध्यान रखेंगे कि पहला कहां हुआ है, कनाडा के शहर हैमिल्टन में। 1930 के बाद से यह लगातार था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो 39 से 44 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें ये नहीं हो पाया। 1942 और 1946 के समय ये नहीं हो पाया, तो बाद बाकी समय ये लगातार है। 1930 से 50 तक ये अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते थे राष्ट्रमंडल खेलों को। देखते हैं 1930 से 50 तक ब्रिटिश अंपायर गेम्स कहते थे। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहते थे। 1970 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहते थे। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये मैंने जैसा आपको बताया, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। 28 जुलाई से आयोजन था इसका। और इस गेम में नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, अमित पंघल, लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, इन सभी ने अपने अपने इवेंट में भारत के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और उम्मीद है कि ये सभी इसमें एक मेडल और स्पेशली स्वर्ण पदक तो जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल हमारा जो सपोर्ट है वो इनके साथ है। भारत की विडंबना क्या है? भारत की विडंबना, सबसे बड़ी विडंबना तो आप जानते हैं, क्रिकेट, निशानेबाजी, पहलवानी, इन सबको छोड़ दे तो हमारा रुझान दूसरे खेलों में है ही नहीं। समाज बोलता है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। शासन में भी जटिलता है, जो अथॉरिटी हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती हैं उनमें भी जटिलताएं हैं। वो भी बेहतर प्रबंधन नहीं करती, वो भी अवसंरचना पर खर्च नहीं करते, अवसंरचना पर निवेश नहीं करते, जागरूकता नहीं फैलाते, समाज में
स्पेशली व्यक्ति के मन में, लोगों के मन में, एथलीट्स के मन में, जो खेलना चाहते हैं उनके मन में भी जागरूकता नहीं है। उनको लगता है कि भाई मेरा क्या होगा अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ ऊपर लेवल पर, तो फिर मेरा जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब कुछ भारत की विडंबनाएं हैं और खेल के लिए ये सब कुछ जिम्मेदार कारक है, जिसके कारण हम बेहतर परफॉर्मेंस, इवन हमारे पास एक बेहतर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश हमारे पास बेहतर है, हमारे पास युवा वर्ग की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? समाज के कारण, शासन के कारण। खुद भी हम जिम्मेदार हैं, हमें भी रिस्क लेने से डर लगता है। हम भी सोचते हैं क्रिकेट, पहलवानी और निशानेबाजी जैसी क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ सिक्योर हो जाएगा, आईपीएल टाइप के इवेंट मिल जाएंगे और मेरा लाइफ जो है पूरा ग्लैमरस गुजरेगा। हम भी दूसरे खेल पर ध्यान नहीं देते हैं, शासन भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, शासन भी इन खेलों को ज्यादा प्रमोट नहीं करता। आप देखिएगा तो बड़े बड़े बोर्ड पर आपको क्रिकेटर्स के फोटो मिलेंगे एडवर्टीजमेंट में, इनका फोटो आपको बहुत रेयर मिलेगा। अभी हाल में नीरज चोपड़ा जी वगैरह का फोटो आपको दिखता है, पीवी सिंधु जी का दिखता है, लेकिन सभी प्रतिभागी जो बेहतर परफॉर्म करते हैं या कोशिश कर रहे हैं उनका आपको कहीं पर फोटो नहीं दिखेगा। लेकिन क्रिकेटर्स भी अच्छा करिए बुरा करिए, अगर आप थोड़े से भी जाने माने हैं तो आपका एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगता है। तो उससे क्या होता है कि लोगों के मन में भी वो रुझान नहीं जाता। तो जरूरी है कि हम भी जागरूकता पैदा करें। तो ये सब भारत की कुछ विडंबनाएं हैं। अगर भारत में खेल प्रशासन देखिए तो इसके लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय MOYAS, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय ओलंपिक संघ, राज्य ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघ NSF, ये सब ऐसी संस्थाएं और निकाय हैं जो भारत में खेल को एडमिनिस्टर करती हैं, उनका प्रशासन देखती हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बेहतर ढंग से। देखिए यहां देखिए दो बॉडी है, एक तो देखिए यहां पर गवर्नमेंट बॉडी है और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो ओलंपिक्स चार्टर के तहत रिकॉग्नाइज्ड है। और ये जो बॉडी है ये सरकारी बॉडी है। सरकारी बॉडी में एक तो मिनिस्ट्री आता है, ठीक है, खेल मंत्रालय आ जाता है, उसके अंदर फिर साई आता है, फिर डिफरेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो आ जाते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम लोग ओलंपिक चार्टर के तहत जो रिकॉग्नाइज बॉडी है उनको देखें तो इसमें IOA आता है, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ, फिर राज्य ओलंपिक संघ आ जाता है, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण आ जाता है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। जो ये वाला है गवर्नमेंट बॉडी, ये क्या करते हैं तो ये लोग स्पोर्ट्स से संबंधित अवसंरचना प्रोवाइड करते हैं, ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं इनको। ये देख सकते हैं आप, ये लोग क्या करते हैं, ये वाले इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, इनको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, जो अवसंरचना है वो देते हैं, और ये जो है ये इनको स्पोर्टिंग इवेंट्स देते हैं। तो इनका काम है क्षमता निर्माण करना, कैपेसिटी बढ़ाना, फिनेंशियल हेल्प करना और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। और इनका काम है कि भाई इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्टिंग इवेंट्स कौन कौन से बनेंगे, और साथ ही साथ देश में स्पोर्ट्स को किस प्रकार से हम बढ़ाएं। तो ये काम इधर वाले का है, ठीक है। तो ये दोनों खेल प्रशासन से संबंधित कुछ बॉडीज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक। लेकिन ये प्रणाली भी अभी काफी समस्याओं से ग्रसित है। सबसे पहला समस्या तो आपको पता है, पूरे तरीके से अवसंरचना नहीं है, फंड भी नहीं है। दूसरा, प्रबंधन और शासन के बीच बहुत कम अंतर, यह अधिकारों और उत्तरदायित्व की स्पष्टता को खत्म कर देता है। देख रेख करने वाला ही कोई नहीं है। कोई किस काम के लिए, मान लेते हैं स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ पैसा दिया गया, उसका प्रबंधन कौन कर रहा है पता ही नहीं है। अगर पता भी है तो उनके पास अकाउंटेबिलिटी का अभाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव है, ठीक है। सरकार और प्रबंधन, सरकार ही कहीं कहीं प्रबंधन करने लगती है तो उससे और भी समस्या आ जाती है। तो सरकार और प्रबंधन के बीच का अंतर बहुत कम है और साथ ही साथ उत्तरदायित्व का अभाव है। उसके बाद नियंत्रण और संतुलन का अभाव, गैर जो जरूरी स्वायत्तता, हमने हर चीजों में स्वायत्तता देकर रखी है, जिसके कारण क्या होता है, ढीला ढाला तरीके से अब कोई काम को करना है, मान लेते किसी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, अब वो काम बहुत तरीके से क्या हो रहा है, ढीले ढाले तरीके से हो रहा है, गैर जरूरी स्वायत्तता, ठीक। पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, जैसा आप देखे भी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो स्कैम हुआ। व्यवसायीकरण के बजाय सरकारीकरण करना क्या चाहिए, हमको स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है तो सरकारीकरण कर देंगे तो क्या होगा, जितना भी प्रोसेस है वो बाबुओं के अधीन हो जाएगा, सरकारी बाबुओं के अधीन, और सब कुछ धीरे 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 चलेगा।
हमको क्या करना चाहिए, इसमें तीव्रता लानी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स प्रमोट करने की बात हो, लोगों को जागरूक करने की बात हो। डोपिंग का मामला भी आप देखते हैं, जिसमें लोग दवाइयां लेते हैं जिससे वो ज्यादा बेहतर खेल में परफॉर्म कर पाए। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं, लेकिन कुछ कुछ सरकार के द्वारा उठाए गए कदम भी है, जैसे खेलो इंडिया गेम्स, फिट इंडिया मूवमेंट, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रशिक्षण केंद्र योजना और खेल प्रतिभा खोज पोर्टल। आगे की राह क्या हो सकती है, हमें अवसंरचना पर पर्याप्त निवेश करना पड़ेगा। शासन और जो प्रबंधन है, जो खेल का प्रबंधन करता है, उनके बीच में थोड़ा अंतर होना चाहिए। शासन को खेल का प्रबंधन बेहतर हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ प्रशिक्षण को भी बेहतर बनाना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। अगर जरूरी लगे तो कानून बनाइए ताकि एक टाइम बाउंड मैनर पर कोई भी काम हो सके और उसका अनुपालन भी हो। ठीक है, खेल पढ़ाई का विकल्प है, स्पोर्ट स्कूल यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। ऐसा नहीं है कि खेलोगे तभी महान बनोगे, ये भावना से लोगों को लोगों को जागरूक करना, दूर करना नहीं बोल सकते, जागरूक करना। अब जिनको मन है खेलने में, जबरदस्ती उनको पढ़ाया जा रहे हैं, उससे उनको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, किसी भी तरीके से वो घीस तीर कर पास कर जा रहा है। जागरूकता, ये सब जो चीज है वो क्या है, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट करेगी खेल को आगे बढ़ाने में। असत्य कथन की पहचान करना है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। दिल्ली में भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कानपुर में हो रहा है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर पेरी द बुल है। इसमें असत्य कथन कौन है, ये वाला, तीसरा वाला। ये कहां पर है बेटा, बताइए, मेरठ में। कहां पर है, मेरठ में। ठीक है, मेरठ में ये है। चलिए, तो ये देख लीजिए आप, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप सभी दुआ करिए, कमेंट बॉक्स में भी दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी हम एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के वापस लौटे। सभी आप लोग दुआ करिए। थैंक यू वेरी मच।